आज हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन एंड रोल ऑफ किडनी इन एसिड बेस बैलेंस। देखो, जो हमारी किडनी होती है इसका मेटाबॉलिक वेस्ट को मैनेज करने के अलावा और भी कई सारे फंक्शन होते हैं। उसमें से एक है एसिड बेस का बैलेंस। ठीक, जो हमारी बॉडी है इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती हैं। ठीक, जिसके कारण बॉडी में एक लार्ज क्वांटिटी में एसिड का प्रोडक्शन होता है, जिससे बॉडी में एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको कहते हैं एसिडोसिस। एसिडोसिस का क्या मतलब है कि बॉडी में एसिड का बिल्डअप हो जाना। तो किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो कि इस एसिडोसिस से हेल्प करता है। ठीक, इस एसिडोसिस में हेल्प करता है। तो किडनी में मौजूद जो नेफ्रॉन है वो दो तरीके से इसमें हेल्प करते हैं। पहला तो बाइकार्बोनेट आयन को रीएब्जॉर्ब कराकर, बाइकार्बोनेट आयन यानी कि बेस। ठीक, और दूसरा है H प्लस आयन को एक्सक्रीट कराकर, H प्लस आयन को एक्सक्रीट कराकर। ठीक, H प्लस आयन यानी कि एसिड। ठीक, जो हमारी किडनी है वो लगभग 4320 मिली इक्विवेलेंट पर डे बाइकार्बोनेट आयन को फिल्टर करती है। अगर इतना अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट आयन यूरिन में एक्सक्रीट होना चालू हो जाए, इतना अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट आयन यूरिन में एक्सक्रीट होना चालू हो जाए, तो इससे हमारी बॉडी का जो एसिड बेस बैलेंस है वो क्या होगा, वो डिस्टर्ब होना चालू हो जाएगा। इसके लिए हमको करना क्या है, इसके लिए किडनी करेगी क्या? इसके लिए किडनी करती क्या है कि बाइकार्बोनेट आयन को रीएब्जॉर्ब करा लेती है। इसके लिए किडनी बाइकार्बोनेट आयन को रीएब्जॉर्ब करा लेती है। तो इसके लिए जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है बाइकार्बोनेट आयन का, इसके लिए H प्लस आयन का रीनल ट्यूब्यूल में सिक्रीशन होना जरूरी है। ठीक, तो जो H प्लस आयन है ये कितना फिल्टर होता है, तो पर डे H प्लस आयन 4380 यानी कि 4380 मिली इक्विवेलेंट पर डे H प्लस आयन फिल्टर होता है। फिल्टर होकर के इस ट्यूबुलर फ्लूइड में आता है। ठीक, तो इसका इतना अमाउंट एक्सक्रीट नहीं होता। इसमें 4280 मिली इक्विवेलेंट से लेकर के 4330 मिली इक्विवेलेंट पर डे ये बाइकार्बोनेट आयन के रीएब्जॉर्प्शन में यूटिलाइज कर लिया जाता है। और बस 50 से 100 मिली इक्विवेलेंट पर डे रीनल एक्सक्रीशन होता है इसका। इसी कारण जो हमारी जो हमारा यूरिन है, इसी कारण जो हमारा यूरिन बनता है उसका अगर आप पीएच देखेंगे, यूरिन का पीएच होता है 4.5 से 6 तक, 4.5 से 6 तक, यानी कि जो हमारा यूरिन है वो एसिडिक होता है। ठीक, जो हमारा यूरिन है वो एसिडिक होता है। और किस कारण से होता है एसिडिक? ये जो 50 से 100 मिली इक्विवेलेंट पर डे H प्लस आयन का एक्सक्रीशन हो रहा है, रीनल एक्सक्रीशन हो रहा है, इस कारण से हमारा यूरिन का पीएच 4.5 से 6 तक होता है। नाउ H प्लस आयन का जो एक्सक्रीशन है, H प्लस आयन का जो एक्सक्रीशन है वो 3 माध्यमों से होता है। पहला बाइकार्बोनेट मैकेनिज्म के माध्यम से, दूसरा फॉस्फेट मैकेनिज्म के माध्यम से, और तीसरा है अमोनिया मैकेनिज्म के माध्यम से। तो बाइकार्बोनेट आयन का जो रीएब्जॉर्प्शन है, बाइकार्बोनेट मैकेनिज्म देखते हैं। इसमें बाइकार्बोनेट आयन का जो रीएब्जॉर्प्शन है वो 80% तो पीसीटी में यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ही हो जाता है। ठीक, और यहाँ पर 80% पीसीटी में हो जाता है। ठीक, लूप ऑफ हेनले में ये 15% तक रीएब्जॉर्ब होता है। और डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट मिल करके, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट मिल करके ये 5% बाइकार्बोनेट आयन को रीएब्जॉर्ब करते हैं। जो हमारा बाइकार्बोनेट आयन है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ल्यूमेन में फिल्टर होकर के आता है। तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये तुरंत ही डिसोसिएट हो जाता है सोडियम आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में। ये बाइकार्बोनेट आयन H प्लस आयन के साथ मिल करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड। ये H प्लस आयन इस ल्यूमेन में आ कहाँ से रहा है? ये H प्लस आयन इस सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट पंप के माध्यम से ट्यूबुलर सेल से ल्यूमेन में आता है। ये जो एंटीपोर्ट पंप का मतलब क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन में
आयंस का एक्सचेंज होगा। ठीक, तो ये जो H प्लस आयन का एक्सचेंज हो रहा है किसके साथ होगा? सोडियम आयन के साथ होगा। ये सोडियम आयन ल्यूमेन से निकल करके ट्यूबुलर सेल में जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो कार्बोनिक एसिड बना है, ये कार्बोनिक एसिड तुरंत ही डिसोसिएट हो जाएगा वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ठीक, ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इस ल्यूमेन से निकल करके ट्यूबुलर सेल में जाएगा, जहां पर ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की सहायता से ये फिर से कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ये कार्बोनिक एसिड तुरंत ही डिसोसिएट हो जाता है H प्लस आयन और बाइकार्बोनेट आयन में। ये जो H प्लस आयन है फिर सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट पंप के माध्यम से ल्यूमेन में जाएगा और ये प्रोसेस होती रहेगी। ये जो सोडियम आयन आया है, ये सोडियम आयन इस बाइकार्बोनेट आयन के से कंबाइन करके सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में चला जाएगा। इस तरीके से हाइड्रोजन के एक्सक्रीशन के साथ, हाइड्रोजन के एक्सक्रीशन से बाइकार्बोनेट आयन का जो है रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये है बाइकार्बोनेट मैकेनिज्म। नाउ सेकंड की ओर मूव करते हैं, सेकंड मैकेनिज्म की ओर, जो है फॉस्फेट फॉस्फेट मैकेनिज्म। ठीक, तो ये जो फॉस्फेट मैकेनिज्म है इसमें होता क्या है? देखो, सबसे पहले ये जान लो कि जो हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन होता है वो डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में और कलेक्टिंग डक्ट में ज़्यादा होता है। और डीसीटी में भी लेट डीसीटी, दो पार्ट हो गया, अर्ली डीसीटी और लेट डीसीटी। ठीक, तो इस लेट डीसीटी में ज़्यादा जो है हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन होता है। ठीक, अब ये जो सिक्रीशन होता है इसमें एक स्पेशल सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है जिसको हम अल्फा इंटरकैलेटेड सेल बोलते हैं। ठीक, इस अल्फा इंटरकैलेटेड सेल के माध्यम से H प्लस आयन का सिक्रीशन होता है इस ट्यूब्यूल में। ठीक, अब एक बात ये जान लो कि मैंने बताया था फिल्टर्ड लोड। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन का फिल्टर्ड लोड बताया था और H प्लस आयन का भी फिल्टर्ड लोड बताया था। तो अगर मान लो इस फिल्टर्ड लोड से ज़्यादा जो है H प्लस आयन सिक्रीट हो जाए, H प्लस आयन फिल्टर हो करके इस ट्यूबुलर फ्लूइड में आ जाए, तब क्या होगा? देखो, H प्लस आयन अगर ज़्यादा फिल्टर हो करके आ रहा है तो वो क्या होगा कि यूरिन में पास होगा। जब यूरिन में पास होगा तो यूरिन का पीएच जो है वो लो होगा। कितना लो होगा? 4.5 तक। इससे ज़्यादा नीचे नहीं हो सकता यूरिन का पीएच। इसे इसे 4.5 को लिमिटिंग पीएच बोलते हैं यूरिन का। ठीक, नाउ हम फॉस्फेट मैकेनिज्म को इस फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये नेफ्रॉन का ही एक पार्ट है। ठीक, जिसमें ये ल्यूमेन है, ये इंटरकैलेटेड सेल है जो कि डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में पाया जाता है। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है ये। ठीक, तो ये जो सेल्स हैं, नेफ्रॉन के जो सेल्स हैं, वो मेटाबॉलिज्म और रेस्पिरेशन करते ही करते हैं। ठीक, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाता है। ये कार्बोनिक एसिड तुरंत ही डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में। ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में एक्सचेंज होता है बाई क्लोराइड आयन। ठीक, क्लोराइड आयन यहाँ से पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से निकल करके इस ट्यूबुलर सेल में आएगा और जो बाइकार्बोनेट आयन यहाँ पे बन रहा है ये इस ट्यूब्यूल सेल से निकल के इस पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में चला जाता है। नाउ इस हाइड्रोजन आयन का क्या होता है? ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन आयन दो पंप के माध्यम से इस ल्यूमेन में पहुंचता है और ये जो दोनों पंप हैं ये एटीपी डिपेंडेंट हैं, यानी कि इसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। ठीक, पहला है प्रोटॉन पंप, एटीपी ड्राइवन प्रोटॉन पंप, जो कि एटीपी डिपेंडेंट है। ठीक, एटीपी खर्च करके ये हाइड्रोजन आयन इस प्रोटॉन पंप के माध्यम से ल्यूमेन में पहुंचता है। और दूसरा है हाइड्रोजन पोटेशियम आयन पंप, जिसमें हाइड्रोजन एक्सचेंज होता है पोटेशियम के साथ। पोटेशियम ल्यूमेन से निकल करके ट्यूबुलर सेल में आता है और हाइड्रोजन आयन इस ट्यूबुलर सेल से निकल करके ल्यूमेन में जाता है। नाउ ये जो हाइड्रोजन आयन पहुंच रहा है ल्यूमेन में, इसका क्या होता है? ये जो हाइड्रोजन आयन है ये बफर किया जाता है फॉस्फेट के माध्यम से। ये फॉस्फेट जो है, फॉस्फेट फिल्टर होता है सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के रूप में। ये जो सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट है ये हाइड्रोजन आयन से कंबाइन होकर के सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट बनाता है और ये जो सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट है ये यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है।
नाउ द थर्ड इज अमोनिया मैकेनिज्म। अमोनिया मैकेनिज्म को हम समझ लेते हैं कि अमोनिया मैकेनिज्म में हो क्या रहा है। ठीक, तो जो हमारा लिवर है ये अमीनो एसिड को मेटाबोलाइज करके ग्लूटामीन में कन्वर्ट कर देता है। ये ग्लूटामीन जब पीसीटी में पहुंचता है इस नेफ्रॉन के थ्रू, तो पीसीटी में ये ग्लूटामीन फिर से मेटाबोलाइज होता है ग्लूटामिक एसिड में थ्रू ग्लूटामिनेज एंजाइम के माध्यम से, और यहाँ पर अमोनिया रिलीज होती है। ये जो ग्लूटामिक एसिड बना है ये फिर जो है ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के माध्यम से ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के माध्यम से अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और यहाँ पर ये अमोनिया रिलीज हो रही है। ये जो अमोनिया रिलीज हो रही है एक्चुअल में ये लिपिड सोल्यूबल है, और लिपिड सोल्यूबल होने के कारण ये जो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन है जो कि लिपिड की बनी हुई है, इससे डिफ्यूज करके इस ल्यूमेन में पहुंच जाता है। ठीक, और यहाँ पर मैंने ये सारी प्रक्रिया पहले ही समझा दी है कि किस तरीके से ये हो रहा है, और इस ल्यूमेन में पहले से ही यहाँ पर हाइड्रोजन आयन मौजूद है, ढेर सारे हाइड्रोजन आयन मौजूद रहते हैं। तो अब करेगा क्या, ये जो अमोनिया यहाँ पर ल्यूमेन में आया है ये इस हाइड्रोजन आयन से कंबाइन होकर के अमोनियम आयन बना लेता है। ठीक, NH4+। ठीक, नाउ ये अमोनियम आयन क्या करेगा, इस क्लोराइड आयन के माध्यम से कंबाइन होकर के ये अमोनियम क्लोराइड बनाता है। ये जो अमोनियम आयन है ये चूंकि इम्परमिएबल होता है इसलिए ये ल्यूमेन में पड़ा रहता है, ये कहीं भी डिफ्यूज नहीं हो पाता। ठीक, चूंकि गैसेस हैं ये डिफ्यूज हो सकती हैं, लेकिन अमोनियम आयन ये जो क्या कहते हैं ये इम्परमिएबल होता है, जिसके कारण ये ल्यूमेन में पड़ा रहेगा और ये क्लोराइड से कंबाइन करके अमोनियम क्लोराइड वीक एसिड बनाता है। ठीक, और ये फिर यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। इस प्रकार से ये जो तीनों मैकेनिज्म मैंने बताया, बाइकार्बोनेट आयन, फॉस्फेट मैकेनिज्म और अमोनियम मैकेनिज्म, ठीक, तो इन तीनों मैकेनिज्म के माध्यम से इस हाइड्रोजन आयन का एक्सक्रीशन होता है और यूरिन के पीएच को 4.5 से 6 तक मेंटेन करके रखा जाता है। नाउ इसका हम एप्लीकेशन जान ले कि जो हमने एसिड बेस बैलेंस पढ़ा है इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होगा। देखिए, बॉडी में कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, जो कि डिजीज्ड कंडीशन है। तो होता क्या है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कि किडनी जो है H+ आयन को एक्सक्रीट नहीं कर पाती। ठीक, तो इस कंडीशन में होता क्या है कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स जो बनते हैं हमारी बॉडी में, जैसे लैक्टिक एसिड हो गया, कीटो एसिड हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये सब बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, और एल्कलोसिस की कंडीशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में H+ आयन को एक्सक्रीट करना चालू कर देती है, जिसके कारण बाइकार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। तो इससे इससे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कंडीशन डेवलप हो जाती है। ठीक,